आब हयात। उसने दूर से सालार को अपनी तरफ आते देखा। उसके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का एक ग्लास था। तुम यहाँ क्यों आकर बैठ गई? इमामा के करीब आते उसने दूर से कहा। ऐसे ही शॉल लेने आई थी, फिर यही बैठ गई। वो मुस्कुराई। उसके करीब बैठते हुए सालार ने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास अपनी टांगों के दरमियान निचली सीढ़ी पर रख दिया। इमामा लकड़ी की सतहों से टेक लगाए, एक घुटने पर खाने की प्लेट टिकाए खाते हुए दूर लॉन में कैनपी के नीचे स्टेज पर बैठे एक गुलकार को देख रही थी, जो नई गज़ल शुरू करने से पहले साजिंदा को हिदायत दे रहा था। सालार ने काटा उठाकर उसकी प्लेट से कबाब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। वो भी अब गुलकार की तरफ मतवजा था, जो अपनी नई गज़ल शुरू कर चुका था। हाँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। वो गज़ल सुन रही थी। किसी की आंख पुरनम है मोहब्बत हो गई होगी, ज़ुबां पर किस्सा गम है मोहब्बत हो गई होगी। वो भी गज़ल सुनने लगा था। कभी हंसना कभी रोना, कभी हंस हंस कर रो देना, अजब दिल का ये आलम है मोहब्बत हो गई होगी। अच्छा गा रहा है, इमामा ने सताइशी अंदाज में कहा। सालार ने कुछ कहने की बजाय सर हिला दिया। खुशी का हद से बढ़ जाना भी अब एक बेकरारी है, न गम होना भी एक गम है मोहब्बत हो गई होगी। सालार सॉफ्ट ड्रिंक पीते पीते हंस पड़ा। इमामा ने उसका चेहरा देखा। वो जैसे कहीं और पहुंचा हुआ था। तुम्हें कुछ देना चाह रहा था मैं। वो जैकेट की जेब में कुछ ढूंढ कर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ देना चाह रहा था, लेकिन वो बात करते करते रुक गया। उसके हाथ में एक डिबिया थी। इमामा के चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट आई। अच्छा, तो इसे ख्याल आ गया। उसने डिबिया लेते हुए सोचा और उसे खोला। वो साख्त रह गई। अंदर ईयरिंग्स थे, उन ईयरिंग्स से मिलते जुलते जो अक्सर अपने कानों में पहने रहती थी। उसने नज़रें उठाकर सालार को देखा। मैं जानता हूँ इतने वैल्यूएबल नहीं होंगे जितने तुम्हारे अब्बू के हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कभी कभी उन्हें भी पहनो। उन ईयरिंग्स को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं पहनना चाहती तो भी ठीक है, मैं रिप्लेस करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। सालार ने उसकी आंखों में होती नमी देखकर बेसाख्ता कहा। वो नहीं जानता था, बहुत सारी चीज़ें पहले ही अपनी जगह बदल चुकी हैं और वो अपनी जगह बना चुकी हैं, उसकी ख्वाहिश और इरादे के न होने के बावजूद। कुछ कहने के बजाय इमामा ने अपने दाएं कान में लटका हुआ झुमका उतारा। मैं पहना सकता हूँ? सालार ने की ईयरिंग निकालते हुए पूछा। इमामा ने सर हिला दिया। सालार ने बारी बारी उसके दोनों कानों में वो ईयरिंग पहना दी। वो नम आँखों से मुस्कुराई। वो बहुत देर तक कुछ कहे बगैर मोहब्बत से उसे देखता रहा। अच्छी लग रही हो, वो उसके कानों में लटके हुए हलकोरे खाते मोती को छूते हुए मध्यम आवाज़ में बोला। तुम्हें कोई मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता, मुझसे ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकता। मेरे पास एक वाहिद कीमती चीज़ तुम हो। उसकी आंखों में आंखें डाले उससे कह रहा था। वादा कर रहा था, याद दहानी कर रहा था, या कुछ जता रहा था। वो झुककर उसकी गर्दन छूम रहा था। मुझे नवाजा गया है, सीधा होते हुए उस सरशारी से कहा। रोमांस हो रहा है। अपने अक़ब में आने वाली कामरान की आवाज़ पर दोनों ठटके थे। वो शायद शॉर्टकट की वजह से बरामदी के उस दरवाजे से निकला था। कोशिश कर रहे हैं, सालार ने पलटे बगैर कहा। गुड लक, वो कहते हुए उनके पास सीढ़ियाँ उतरता हुआ उन्हें देखे बगैर चला गया। इमामा की रुकी हुई सांस बहाल हुई। वो छिप गई थी। सालार और उसकी फैमिली कम अज़ कम इन मामलात में बेहद आज़ाद ख्याल थे। किसी को सामने पाकर किसी के सुर्ख होठों पर अनोखा साथ तबस्सुम है मोहब्बत हो गई होगी। इमामा को लगा वो ज़ेर लब गुलकार के साथ गा रहा है। जहाँ वैरान राहें थीं, जहाँ हैरान आँखें थीं, वहाँ फूलों का मौसम है मोहब्बत हो गई होगी। लकड़ी की उन सीढ़ियों पर एक दूसरे के करीब बैठे वो खामोशी को तोड़ती आसपास की पहाड़ों में गूंज की तरह फैलती गुलकार की सुरीली आवाज़ सुन रहे थे। जिंदगी के लम्हे यादों का हिस्सा बन रहे थे, दोबारा न आने के लिए गुजर रहे थे। उनके अपार्टमेंट की दीवार पर लगने वाली उन दोनों की पहली इकट्ठी तस्वीर उस फार्म हाउस की सीढ़ियों ही की थी। सुर्ख लिबास में गोल्डन कढ़ाई वाली सिया पश्मीना शॉल अपने बाजों की गिर्द ओढ़े, खुले सिया बालों को कानों के पीछे समेटे खुशी उसकी मुस्कुराहट और आंखों में चमक नहीं बल्कि उस कुर्ब में झलक रही थी जो उसकी और सालार के दरमियान नजर आ रहा था। सफ़ेद शर्ट और सिया जैकेट में उसे अपने साथ लगाए सालार की आंखों की चमक जैसे उस फोटोग्राफ में मौजूद दूसरे हर शे को मात कर रही थी। कोई भी कैमरे के लिए बनाए हुए उसे एक पोज में नजर आने वाले जोड़े को देखकर चंद लम्हों के लिए ज़रूर ठिठकता। सिकंदर ने इस फोटोग्राफ को फ्रेम करवा कर उन्हें ही नहीं भेजा था, उन्होंने अपने घर की फैमिली वॉल फोटोज़ में भी उस तस्वीर का इजाफा किया था।
वो शख्स दीवार पर लगी तस्वीर के सामने पीछे 15 मिनट खड़ा था, पलकें झपकाए बगैर, टिटकी लगाए उस लड़की का चेहरा देखते हुए, चेहरे में कोई शबाहत तलाश करते हुए, उस शख्स के शजरा में दबे आतिशफशा की शुरुआत ढूंढते हुए। अगर वो शख्स को निशाना बना सकता था तो उसे एक जगह से बना सकता था। वो होठ काटते हुए साथ साथ कुछ बड़बड़ा रहा था, खुद कलामी, एक स्कैंडल का ताना बाना तैयार करने के लिए एक के बाद एक मकरो फरेब का जाल, वजूहात, हकाइक को मख्फी करने। वो एक गहरा सांस लेकर अपने अकब में बैठे लोगों को कुछ हिदायत देने के लिए मुड़ा था। CIA हेडक्वार्टर के उस कमरे की दीवारों पर लगे बोर्ड छोटे बड़े नोट्स, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स और एड्रेसेस की चीटियों से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद 4 आदमियों से 3 उस वक्त कंप्यूटर पर मुख्तलिफ डेटा खंगालने में लगे हुए थे। ये वो काम पिछले 1.5 माह तक कर रहे थे। उस कमरे में जगह जगह बड़े बड़े डिब्बे पड़े थे जो मुख्तलिफ फाइल्स, टैब्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के तराशों और दूसरे रिकॉर्ड से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद रिकॉर्ड कैबिनेट्स पहले ही भरी हुई थी। कमरे में मौजूद तमाम डेटा उन कंप्यूटर के हार्ड्स में भी महफूज था। कमरे में मौजूद आदमी पिछले 1.5 माह से उस शख्स के बारे में ऑनलाइन आने वाले तमाम रिकॉर्ड और मालूमात इकट्ठी कर रहा था। कमरे में मौजूद तीसरा आदमी उस शख्स और उसकी फैमिली के हर फर्द की ईमेल्स का रिकॉर्ड खंगालता रहा था। चौथा शख्स उस फैमिली और माली मालूमात चेक कर रहा था। उस सारी जिद्दोजहद का नतीजा उन तस्वीर और शजरे नस्ब की सूरत में उन बोर्ड पर मौजूद था। वो 4 लोग दावा कर सकते थे कि उस शख्स और उसकी फैमिली की पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड अगर खुदा के पास मौजूद था तो उसकी एक कॉपी उस कमरे में भी थी। उस शख्स की ज़िंदगी के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनके इल्म में नहीं थी या जिसके बारे में वो सबूत न दे सकते थे। CIA की शदीद ऑपरेशन से लेकर गर्लफ्रेंड तक और उसकी माली मालूमात से लेकर उसकी औलाद की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ तक उसके पास हर चीज़ की तफसीलात थीं। लेकिन सारा मसला ये था कि 1.5 माह की उस मेहनत और पूरी दुनिया से इकट्ठे किए उस डेटा में से वो ऐसी कोई चीज़ नहीं निकाल सके थे जिससे उसकी किरदार कशी कर सकती। वो टीम जो 15 साल से उसी मकासद पर काम करती रही थी, ये पहली बार था कि इतनी सरजोड़ मेहनत के बावजूद उस शख्स और उसके घराने के किसी शख्स के हवाले से किसी किस्म का बुरी हरकत अमल निशानदेही कर पाई थी। 200 पॉइंट्स की वो लिस्ट जो उन्हें दी गई थी वो 200 क्लासेस से भरी हुई थी और ये उन सब की ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। उन्होंने ऐसा साफ रिकॉर्ड किसी का नहीं देखा था। किसी हद तक सताइश के जज्बात रखने के बावजूद एक आखिरी कोशिश कर रहे थे, एक आखिरी कोशिश। कमरे के एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड और दूसरे बोर्ड से तीसरे बोर्ड तक जाते जाते वो आदमी उसके शजरे नस्ब की उस तस्वीर पर रुका हुआ था। उस तस्वीर के आगे कुछ और तस्वीरें थीं और उनके साथ कुछ बल्ब पॉइंट्स। एकदम बिजली सा झटका लगा। उसने उस लड़की की तस्वीर के नीचे तारीख पैदाइश देखी, फिर मुड़कर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए आदमी को उस साल बताते हुए कहा, देखो ये साल ये कहाँ था। कंप्यूटर पर बैठे आदमी ने चंद मिनटों के बाद स्क्रीन देखते हुए कहा, पाकिस्तान में। उस शख्स के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी। कब से कब तक? उस आदमी ने अगला सवाल करते हुए कहा। कंप्यूटर पर बैठे हुए आदमी ने तारीखें बताईं। आखिरकार हमें कुछ मिल ही गया। उस आदमी ने बेख्तियार एक सीटी बजाते हुए कहा, उन्हें जहाज़ डुबोने के लिए तारपेडो मिल गया था। ये 15 मिनट पहले की रवादार थी। 15 मिनट बाद अब वो जानता था कि उसे उस आतिशफशा का मुंह खोलने के लिए क्या करना था। वो यहाँ किसी जज्बाती मुलाकात के लिए नहीं आई थी, सवाल जवाब के लंबे चौड़े सेशन के लिए भी नहीं, लानत व मलामत के किसी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए भी नहीं। वो यहाँ किसी का ज़मीर झंझोड़ने आई थी, नहीं किसी से नफरत का इजहार करने के लिए, और नहीं किसी को बताने आई थी कि वो अजियत के माउंट एवरेस्ट पर खड़ी थी। न ही वो अपने बाप को गिरबान से पकड़ना चाहती थी, न उसे बताना चाहती थी कि उसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है, उसके सेहतमंद जहन और जिस्म को हमेशा के लिए मफलूज कर दिया था। और वो ये सब कुछ कहती, ये सब करती अगर उसे यकीन होता कि ये सब करने के बाद उसे सुकून मिल जाएगा। उसका बाप एहसास जुर्म या पछतावे जैसी चीज़ को पालने लगा था। पिछले कई हफ्तों से आबला पाती और रातों को सुकून और गोलियां लिए बगैर सो नहीं पा रही थी। वो उससे बढ़कर तकलीफदा चीज़ एक थी, वो सुकून और अद्वियात लेना नहीं चाहती थी, वो सोना नहीं चाहती थी, वो सोचना चाहती थी इस भयानक ख्वाब के बारे में जिसमें वो चंद हफ्ते पहले दाखिल हुई थी और जिससे वो अब सारी ज़िंदगी निकल नहीं सकती थी। वो यहाँ आने से पहले पिछली पूरी रात रोती रही थी। ये बेबसी की वजह से नहीं था, ये अजियत की वजह से भी नहीं था।
ये उस गुस्से की वजह से था जो अपने बाप के लिए अपने दिल में उतने दिनों से महसूस कर रही थी। एक आतिशफिशा था या जैसे कोई अलाव जो उसको अंदर से सिलगा रहा था, अंदर से जला रहा था। किसी से पूछे, किसी को बताए बगैर ये उठकर आ जाने का फैसला जज्बाती था, अहमकाना था और गलत था। उसने ज़िंदगी में पहली बार एक जज्बाती, अहमकाना और गलत फैसला बेअसोस समझ कर किया था। एक इख्तिताम चाहती थी वो अपनी ज़िंदगी के उस बाप के लिए जिसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी और जिसकी मौजूदगी का इंकशाफ उसके लिए दिल दहला देने वाला था। उसका एक माजी था, वो जानती थी, लेकिन उसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि उसके माजी का माजी भी हो सकता है। एक दफ़ा का जिक्र था जब वो खुश थी अपनी ज़िंदगी में, जब वो खुद को बासआदत समझती थी और मुकर्रब से मालूम होने का फासला उसने चंद सेकंड्स में तय कर लिया था। चंद सेकंड्स शायद ज़्यादा वक्त था या शायद उससे भी कम वक्त था जिसमें वो एहसास कमतरी, एहसास महरूमी, एहसास निदामत और ज़िल्लत बदनामी के एक ढेर में तब्दील हुई थी। और यहाँ वो उसको दोबारा वही शक्ल देने आई थी, उस बोझ को उस शख्स के सामने उतार फेंकने आई थी जिसने वो बोझ उस पर लादा था। जिंदगी किसी को इस वक्त ये पता नहीं था कि वो वहाँ थी। किसी को पता होता तो वहाँ आ ही नहीं सकती थी। उसका सेल फोन पिछले कई घंटों से ऑफ था। वो चंद घंटों के लिए खुद को उस दुनिया से दूर ले आई थी जिसका वो हिस्सा थी, उस दुनिया का हिस्सा या फिर इस दुनिया का हिस्सा जिसमें वो इस वक्त मौजूद थी, या फिर उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, वो कहीं की नहीं थी और जहाँ की थी जिससे ताल्लुक़ रखती थी उसको अपना नहीं सकती थी। इंतज़ार लंबा हो गया था। इंतज़ार हमेशा लंबा होता है, किसी भी चीज़ का इंतज़ार हमेशा लंबा होता है, चाहे आने वाली शे पाँव की जंजीर बनने वाली हो या फिर गले का हार, सर का ताज बनकर सजना उसने पाँव की जूती। इंतज़ार हमेशा लंबा ही लगता है। वो एक सवाल का जवाब चाहती थी अपने बाप से, सिर्फ एक छोटे से सवाल का, उसने उसकी फैमिली को क्यों मार डाला। ग्रैंड हयात होटल का पाल रूम इस स्क्रिबनेशनल स्पेलिंग बी के 92वें मामले के फाइनल में पहुंचने वाले फरीकैन समेत दीगर शिरकाओं के वालिदैन, बहन भाई और उस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद लोगों से कचाकच भरा होने के बावजूद ऐसा खामोश था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सके। और दो अफराद जो फाइनल में पहुंचे थे उनके दरमियान 14वां राउंड खेला जा रहा था। 13 साला नैन्सी अपने लफ्ज़ की हिज्जे करने के लिए अपनी जगह पर आ चुकी थी। पिछले 92 साल से इस हॉल रूम में दुनिया के बेस्ट स्पीकर की ताजपोशी हो रही थी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक में स्पेलिंग बी के मकामी मुकाबले जीत कर आने वाले 15 साल से कम उम्र के बच्चे इस आखिरी राउंड को जीतने के लिए सरदर्द की बाजी लगा रहे थे। ऐसी एक बाजी के शुरा आज भी स्टेज पर मौजूद थे। सिसा फ्रांस नैन्सी ने रुकी हुई सांस के साथ प्रोनाउंसर का लफ्ज़ सुना। उसने प्रोनाउंसर को लफ्ज़ दोहराने के लिए कहा, फिर उसने लफ्ज़ को दोहराया। वो चैंपियनशिप वर्ड में से एक था, लेकिन फौरी तौर पर उसे वो याद नहीं आ सका। बहरहाल उसकी साउंड से वो उसे बहुत मुश्किल लगा था, और अगर सुनने में इतना मुश्किल नहीं था तो उसका मतलब था वो तुर्की लफ्ज़ हो सकता था। 9 साला दूसरा फाइनलिस्ट अपनी कुर्सी पर बैठे, गले में लटके अपने नंबर कार्ड के पीछे उंगली से उस लफ्ज़ की हिज्जे करने में लगा हुआ था। वो उसका लफ्ज़ नहीं था, लेकिन वहाँ बैठा हर बच्चा ही लाशऊरी तौर पर उस वक्त यही करने में मसरूफ़ था जो मुकाबले से आउट हो चुका था। नैन्सी का रेगुलर टाइम ख़त्म हो चुका था। यस ये यस यस, उसने रुक रुक कर अल्फाज की हिज्जे करना शुरू की। वो पहले 4 हरुफ बताने के बाद एक लम्हा के लिए रुकी। ज़ेर लब उसने बाकी के 5 हरुफ दोहराए, फिर दोबारा बोलना शुरू किया। AFR। वो एक बार फिर रुकी। दूसरे फाइनलिस्ट ने बैठे बैठे ज़ेर लब आखिरी 2 हरुफ दोहराए, US। माइक के सामने खड़ी नैन्सी ने भी बिल्कुल उस वक्त यही 2 हरुफ बोले और फिर बेयकीनी से उस घंटे को बजते सुना जो स्पेलिंग के गलत होने पर बजती थी। शॉक सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं था, दूसरे फाइनलिस्ट के चेहरे पर भी था। प्रोनाउंसर अब सिसा फ्रांस के दुरुस्त स्पेलिंग दोहरा रहा था। नैन्सी ने बेख्तियार आंखें बंद की। आखिरी लेटर से पहले ये होना चाहिए था, मैंने यूँ क्या सोचकर लगा दिया। उसने खुद को कोसा। तकरीबन फ़क्र रंगत के साथ नैन्सी ग्राम ने मुकाबले की शुरा के लिए रखी हुई कुर्सियों की तरफ चलना शुरू कर दिया। हॉल तालियों से गूंज रहा था। ये मुमकिना रनर अप को खड़े होकर दी जाने वाली दाद व तहसीन थी। 9 साला दूसरा फाइनल में पहुंचने वाला भी उसके लिए खड़ा तालियां बजा रहा था। नैन्सी के करीब पहुंचने पर उसने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। नैन्सी ने एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब देकर अपनी सीट संभाली। हॉल में मौजूद लोग दोबारा अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे और दूसरा फाइनलिस्ट माइक के सामने आ चुका था। नैन्सी उसे देख रही थी।
उसे एक मुहम सी उम्मीद थी कि अगर वो भी अपने लफ्ज़ हिज्जे गलत करता है तो दोबारा फाइनल में आ सकती है। डेट वॉज ऑकेस 22। उससे हाथ मिलाते उसने कहा। वो अंदाज़ा नहीं लगा सके उसके लिए क्या कह रहा था या उस लफ्ज़ को वाकई अपने लिए कैच 22 ही समझ रहा था। वो चाहती थी ऐसा होता, हर कोई चाहता। सीनियर स्टेज पर इन 9 साल फाइनलिस्ट था। अपनी उसी शरारती मुस्कुराहट और गहरी चमकती आंखों के साथ उसने स्टेज से नीचे बैठे चीफ प्रोनाउंसर को देखते हुए सर हिलाया। जोनाथन जवाबन मुस्कुराया था और सिर्फ जोनाथन ही नहीं, वहाँ के सबके लबों पर ऐसी मुस्कुराहट थी। और 9 साल फाइनलिस्ट उस चैंपियनशिप को देखने वाले हाजिरीन का स्वीट हार्ट था। उसके चेहरे पर बल्ला की मासूमियत थी, चमकती हुई तकरीबन गोल आंखें जो किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह पुरजोश और जानदार थी, और तकरीबन गुलाबी होठ जिन पर वक्तन फ़ौक्तन ज़बान फेर रहा था और जिन पर आने वाला ज़रा सा खम बहुत से लोगों को बिला वजह मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। वो मासूम फितना था, ये सिर्फ उसके वालिदैन जानते थे, जो दूसरे बच्चों के वालिदैन के साथ स्टेज पर बाएं की जानिब बैठे हुए थे। वहाँ बैठे दूसरे फाइनलिस्ट के वालिदैन के बरक्स वो बेहद सुकून थे। उसके चेहरे पर थी तो उन 7 साल लड़की के चेहरे पर थी जो 2 दिन पर मुश्तमिल इस पूरे मुकाबले के दौरान हल्का रही थी, और वो अब भी आंखों पर ग्लासेस टिकाए पूरे हिमाक के साथ अपने 9 साल भाई को देख रही थी, जो प्रोनाउंसर के लफ्ज़ के लिए तैयार था। कैपेबिलिटी जोनाथन लफ्ज़ अदा किया। उस फाइनलिस्ट के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो बमुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा हो। उसकी आंखें पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। हॉल में कुछ किलकिलाहटें उभरी थी। उसने चैंपियनशिप में अपना हर लफ्ज़ सुनने के बाद ऐसे ही रिएक्ट किया था। कमाल की खुद एतमादी थी उसमें। कई देखने वालों ने उसे दाद दी। उसके हिस्से में आने वाले अल्फाज दूसरों की निस्बत ज़्यादा मुश्किल होते थे। ये उसके लिए मुश्किल वक्त होता था, लेकिन बेहद रवानी और बगैर अटके बगैर घबराए उसी पूरे एतमाद मुस्कुराहट के साथ वो हर पहाड़ सरकता रहा था। और अब उसकी आखिरी चोटी सामने आ गई थी। डेफिनेशन प्लीज़। उसने अपना रेगुलर टाइम इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी बहन उसे बेचैनी से देख रही थी। उसके वालिदैन अब भी सुकून में थे। उसके तासुरात बता रहे थे कि ये लफ्ज़ उसके लिए आसान था। वो वैसे ही तासुरात के साथ पिछले तमाम अल्फाज हिचे करता था। प्लीज़ इस लफ्ज़ को किसी जुमले में इस्तेमाल करो, वो अब प्रोनाउंसर से कह रहा था। प्रोनाउंसर का बताया हुआ जुमला सुनने के बाद गले में लटके हुए कार्ड नंबर की पुष्ट पर उंगली से लफ्ज़ को लिखने लगा था। अब आपका टाइम खत्म होने वाला है। उसे आखिरी 30 सेकेंड्स के शुरू होने की इत्तला दी गई, जिसमें उसने अपने लफ्ज़ की हिज्जे करना था। उसकी आंखें घूमना बंद हो गई। CAPPETI। वो हिज्जे करते एक लहजा के लिए रुका, फिर एक सांस लेते उसने दोबारा हिज्जे करना शुरू किया। ETTI। हॉल तालियों से गूंज पड़ा और बहुत देर तक गूंजता रहा। स्पेलिंग बी का नया चैंपियन सिर्फ एक लफ्ज़ के फासले पर रह गया था। तालियों की गूंज थमने के बाद जोनाथन ने उसे आगाह कह के उसे अब एक इजाफी लफ्ज़ के हरूफ बताने हैं। उसने सर हिलाया। उस लफ्ज़ की हिज्जे न कर सकने की सूरत में नैन्सी दोबारा मुकाबले में आ सकती है। वॉइस निश 2। उसके लिए लफ्ज़ प्रोनाउंस किया गया। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी, फिर उसका मुंह खुला और उसकी आंखें फैल गईं। ओह माय गॉड, उसके मुंह से बेख्तियार निकला था। वो सख्ता में था। पूरी चैंपियनशिप में पहली बार था कि उसकी आंखें और वो खुद इस तरह जामिद हुआ था। नैन्सी बेख्तियार अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी तो कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया था जो उसे दोबारा चैंपियनशिप में ले जा सकता था। उसके वालिदैन को पहली बार उसके तासुरात ने कुछ बेचैन किया था। उसका बेटा अब अपने नंबर कार्ड से अपना चेहरा हाज़रीन से छुपा रहा था। हाज़रीन उसकी उंगलियां और हाथों की कपकपाहट बड़ी आसान से स्क्रीन पर देख सकते थे, और उनमें से बहुत सौ ने इस बच्चे के लिए वाकई बहुत हमदर्दी महसूस की। वहाँ बहुत कम थे जो उसे जीतते हुए देखना नहीं चाहते थे। हॉल में बैठा हुआ सिर्फ एक शख्स मुतमईन और पुरसुकून था। पुरसुकून या पुरजोश कहना मुश्किल था, और उस बच्चे की 7 साल बहन थी जो अपने माँ बाप के दरमियान बैठी हुई थी और जिसने अपने भाई के तासुरात पर पहली बार बड़े इत्मीनान के साथ कुर्सी की पुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए टेक लगाए। गोद में रखे अपने दोनों हाथों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसने ताली के अंदाज में बजाना शुरू किया। उसके माँ बाप ने बैक वक्त उसके ताली बजाते हाथों और उसके मुस्कुराते चेहरे को उलझे अंदाज में देखा। फिर स्टेज पर अपने लरसते कांपते कन्फ्यूज बेटे को, जो नंबर कार्ड के पीछे अपना चेहरा छुपाए उंगली से कुछ लिखने में मसरूफ़ था।
اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جیسے سبز مخمل کی تھی، مخمل یا کچھ اور تھا، تاحت نظر زمین پر سبزے کی طرح پھیلا ہوا، درختوں پر اگنے والی پیلی کوپلوں جیسا سبز، اور پھر ایک دم سمندر کے اندر پیدا ہونے والی کائی جیسی رنگ لی۔ نمی کے ننھے ننھے قطرے اپنے وجود پر لیے سبزے کی پتیاں معطر ہوا کے جھونکوں سے ہلتی جیسے کسی رقص میں مصروف تھیں۔ پانی کے ننھے شفاف موتی سبز موتیوں کے وجود پر پسل رہے تھے، سنبھل رہے تھے، یوں جیسے مخمور ہو کر بہک رہے ہوں۔ پتیوں کے وجود سے لپٹتے، ڈگمگاتے، سنبھلتے، پسلتے، تیز ہوا کا ایک جھونکا چلتا، سبزے میں ایک لہر اٹھتی، سمندر میں جوار بھاٹا کی پہلی لہر کی طرح اٹھتی، رقص کرتی، لہراتی اور سبزے کو سہلاتی، بہلاتی، ایک عجیب سے سرشاری میں مبتلا کرتی، ایک طرف سے دوسری طرف گزر جاتی، زمین جیسے رقص کرنے میں مصروف تھی۔ سبزے کا وجود ننھے ننھے پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے پھولوں سے، اتنے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کو ششدر کر دے۔ سبزے کے وجود پر بکھرے ہوئے ننھے ننھے پھول یہاں سے وہاں ہر جگہ تھے۔ سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہر لہر اور ہر موج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی تھی، سرشاری سے رقص کرنے لگتے۔ آسمان صاف تھا، آنکھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا اور اب بھی کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا، گہرا، اونچا، بہت اونچا، یہاں سے وہاں تک ہر طرف۔ ہوا معطر تھی، مخمور تھی، گنگنا رہی تھی، وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکلیاں کر رہی تھی، ہنستی، چھیڑ کر جاتی، پھر پلٹ کر آتی، کبھی تھپکتی، کبھی تھمتی، پھر چلتی، پھر گنگناتی، پھر لہراتی، وہاں تھی، نہیں تھی، کہاں تھی؟ وہ کسی راستے پر تھا، کیا راستہ تھا؟ وہ کسی انتظار میں تھا، کیا انتظار تھا؟ اس نے گہرا سانس لیا، اس راستے کی دونوں طرف دور درختوں کی قطار ایک درخت کے ساتھ وہ ٹکا کھڑا تھا، سہارا لیے، سہارا دے۔ وہ آ گئی تھی، اس نے بہت دور اس راستے پر سے نمودار ہوتے دیکھ لیا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، بہت مہین، بہت نفیس، اور ریشم تھا، اطلس تھا، کم خواب یا وہ کچھ اور تھا، اتنا ہلکا، اتنا نازک کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا سفید گون نما لباس کو اڑانے لگا، اس کی دودھیا پنڈلیاں نظر آنے لگتی، وہ ننگے پاؤں تھی اور سبزے پر دھرے اس کے خوبصورت پاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پاؤں رکھتی، چند لمحوں کے لیے لڑکھڑاتی، جیسے مخمور ہو کر ہنستی، پھر سنبھل جاتی، پھر بڑے اشتیاق سے ایک بار پھر قدم آگے بڑھا دیتی۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے اس کے شانہ اور اس کی کمر تک ہلکورے کھا رہے تھے، اس کے گالا اور چہرے کو چومتے آگے پیچھے جا رہے تھے، اس کے چہرے پر آتے، اس کے سینے سے لپٹتے، اس کے کندھے پر، پھر ہوا میں لہرا کر ایک بار پھر نیچے چلے جاتے۔ وہ خوبصورت سیاہ چمکدار ریشمی زلفیں جیسے اس کے سفید لباس کے ساتھ مل کر اس کے وجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف تھے۔ اس کے مرمری وجود پر وہ سفید لباس جیسے پسل رہا تھا، سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتا، اسے پیروں سے کندھوں تک چومتا، اس کے وجود کے لمس سے مخمور ہوتا، ہوش کھوتا، دیوانہ وار اس کے وجود کے گرد گھومتا، کسی بھنور کی طرح اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لیتا، اس سے لپٹ رہا تھا۔ ہوا کا دوسرا جھونکا اس کے سیاہ ریشمی زلفوں کو بھی اس رقص میں شامل کر دیتا، وہ اس کے کندھوں اور کمر پر والیانہ انداز میں پسلتے، ہوا میں ہلکا سا اڑتے، پھر نرمی اور ملائمت سے اس کے چہرے اور سینے پر گرتے، اس کی وجود سے پھوٹتی خوشبو سے ایک دم سرشار ہوتی، پھر اس کے جسم کو جیسے اپنے وجود سے چھپانے کی کوشش کرنے لگتی۔ ہوا کا ایک اور جھونکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیچھے پھینک دیتا۔ اس رقص میں اب پھر اس کے سفید لباس کی باری تھی، وہ آگے بڑھ آیا، اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ عجیب سی حیرت میں مبتلا وہاں کے ہر شے کو سحر زدہ انداز میں دیکھ رہی تھی، بچوں جیسی حیرت اور اشتیاق کے ساتھ۔ اس راستے پر چلتے چلتے اس نے اسے دیکھ لیا، اس کے قدم تھمی، دونوں کی نظریں ملے، پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، پہلے مسکراہٹ، پھر ہنسی، اس نے اسے پہچان لیا تھا، وہاں موجود وہ واحد شخص تھا جسے وہ پہچانتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آئی، دونوں ایک عجیب سے سرشاری میں ایک دوسرے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے، اس کی گہری سیاہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہیرے کی کمپوں کی طرح چمک رہی تھی، اور یہ چمک اسے دیکھ کر بڑھ گئی تھی، اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر نمی کی ہلکی سی تہ تھی، یوں جیسے وہ ابھی کچھ پی کر آئی ہو، اس کی ٹھوڑی ہمیشہ کی طرح اٹھی ہوئی تھی، اس کی سراہی دار گردن کو دیکھتے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، وہ جیسے اس لمس سے واقف تھی، پھر وہ دونوں بے اختیار ہنسے۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ ہاں۔ بہت دیر کر دی؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے اس راستے پر چلنے لگا، ہوا ابھی بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکلیاں کرنے میں مصروف تھی۔
वो अब भी बच्चों जैसी हैरत और खुशी के साथ वहाँ मौजूद हर शे को खोजने में मसरूफ़ थी। उसकी किलकिलाहट, शफ़ाफ़ हंसी वहाँ फ़िज़ा को एक नए रंग से सजाने लगे थे। फ़िज़ा में एकदम एक अजीब दिलफरेब से सांस बजने लगा था। वो ठटकी, फिर बेख्तियार खिलखिलाई। उसके हाथ से हाथ छुड़ाते उसने उस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाए। फिर मर्द ने उसे दोनों बाजू हवा में फैलाए, रक्स के अंदाज में घूमते देखा। वो बेख्तियार हंसा। वो उस रास्ते पर किसी माहिर बेले रेना की तरह रक्स करती दूर जा रही थी। उसके जिस्म पर मौजूद सफ़ेद लिबास उसके घूमते जिस्म के गिर्द हवा में अब किसी फूल की तरह रक्सा था। अब आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठने लगी थी। हवा के मुअत्तर झोंके बड़ी नरमी से उसे जैसे अपने साथ लिए जा रहे थे। वह भी उसी तरह हंसती रक्स के अंदाज में बाजू फैलाए घूम रही थी। वो सहरज़दा उसे देखता रहा। वो अब कुछ गुनगुना रही थी। फ़िज़ा में एकदम कोई साज बजने लगा था। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बहुत सारे। पूरी कायनात एकदम जैसे किसी संफवनी में ढल गई थी और वो अब भी हवा में रक्सा थी, किसी मखमले पर की तरह हवा के दोष पर ऊपर नीचे जाती। वो सहरज़दा उसे देख रहा था। उसके साथ ही रक्स करते हुए एक बार फिर उसे देखकर खिलखिलाकर हंसी। फिर उसने अपना एक हाथ बढ़ाया, यूँ जैसे उसे अपने पास आने की दावत दे रही हो। वो हंस पड़ा। वो हाथ बढ़ाते और वो खींचा न चला जाता। वो भी उसका हाथ पकड़े फ़िज़ा में रक्सा था, ज़मीन से दूर, उसके करीब, उसके साथ, एकदम दूर की जैसे कायनात ठहर गई हो। वो अब आसमान को देख रही थी। फिर एकदम आसमान तारीक हो गया। दिन रात में बदल गया था और रात दिन से बढ़कर खूबसूरत थी। सियाह आसमान खूबसूरत चमकते हुए सितारों से सजा हुआ था, हर रंग के सितारों से, और उन सब के दरमियान चांद था, किसी दाग के बगैर रोशनी का मंबा। दिन की रोशनी उजली थी, सुकून आवर्ती, मदहोश कर देने वाली थी। रात की रोशनी में बेशुमार रंग थे। कायनात में ऐसे रंग उन्होंने कब देखे थे, कहाँ देखे थे? ज़मीन जैसे हर रंग की रोशनी में नहा रही थी। एक सितारा टिमटिमाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ज़मीन पर कभी एक रंग बढ़ता, कभी दूसरा, कभी तीसरा। आसमान को जैसे किसी ने रोशनियों में पिरो दिया था। उसका हाथ पकड़े जैसे सरसारी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। उसकी हैरत, उसकी सरशारी जैसे उसे महसूस कर रही थी, गुदगुदा रही थी। वह फिर ज़मीन पर आ गई थी। रात एक बार फिर दिन में बदल गई थी। सब्ज़ा, फूल, पत्ते, महकती मुअत्तर हवा सब वहीं थे। उसके साथ चलते चलते उसने अपने पैरों के नीचे आते मखमले सब्ज़े पर सजे फूलों को देखा। फिर हाथ बढ़ाया, उसके हाथ में फूल आ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूर दूर तक फैले सब्ज़े के सारे फूल जैसे किसी मैग्नेटिस की तरह उसकी तरफ आए थे। सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, लातादाद, बेशुमार, इतने कि उसके हाथ संभाल नहीं पाए थे। वो अब उसके हाथों पर, अब उसके बालों पर, अब उसके लिबास पर, अब उसके जिस्म पर वो खुशी से बेखुद हो रही थी, सरशार हो रही थी। फिर उसने हाथ के इशारे से उन्हें हवा में उछाला। वो पलक झपकने में आसमान की तरफ गई। पूरा आसमान फूलों से भर गया था। चंद लम्हों के लिए फिर फूलों की बारिश होने लगी थी। वो दोनों हंस रहे थे। फूलों को बारिश के कतरों की तरह मुट्ठियों में भरते और छोड़ते, भागते, खिलखिलाते। वो सब फूल ज़मीन पर गिरकर एक बार फिर सब्ज़े में अपनी अपनी जगह सज गए थे। वो जहाँ वो थे वहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। एक बार फिर आसमान को देख रहे थे। वहाँ अब बादल नजर आ रहे थे, रूई के गालों जैसे हरकत करते बादल। और सब बादल वहाँ जमा हो रहे थे जहाँ वो खड़े थे। फिर उसने आसमान पर बारिश का पहला कतरा देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी हथेली पर लिया। उस कतरे को देखकर दोबारा हंसते हुए आसमान की तरफ उछाल दिया। इस बार वो कतरा ऊपर जाकर अकेला वापस नहीं आया, तो बहुत सारे दूसरे कतरों को साथ लेकर आया था। बहुत सारे नरम लमस के गुदगुदाने वाले कतरे। बारिश बरस रही थी और वो दोनों बच्चों की तरह हंसते खिलखिलाते पानी के उन कतरों को हाथों से पकड़कर एक दूसरे पर उछाल रहे थे। वो बारिश थी, पानी था, मगर वो कतरे उनके बालों, उनके जिस्म को गीला नहीं कर रहे थे। और जैसे शफाफ मोतियों की बारिश थी जो उनके हाथ और जिस्म की एक जंबिश पर उनके बालों और लिबास से अलग होकर दूर जा गिरते। सब्ज़ी और फूलों के ऊपर अब बारिश की शफाफ मोती जैसे कतरों की तह सी आ गई थी। जैसे किसी ने ज़मीन पर कोई शीशा फैला दिया हो और उस शीशे पर चल रहे थे। उनको अपने साए में लिए और रुकते, हाथ हिलाते, आसमान पर बादलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते, फिर अपनी तरफ बुलाते। वो आसमान पर जैसे पानी से मसवरी कर रहे थे। फिर जैसे उस खेल से थक गई, वो रुकी, बारिश थमी, ज़मीन से पानी के कतरे गायब होने लगे। फिर बादल, चंद सातों में आसमान साफ था, यूँ जैसे वहाँ कभी बादल नाम का कोई शे आई न हो। वो अब उसका हाथ पकड़ रहा था। उसने चौंकर उससे देखा। तुम्हें कुछ दिखाना है? वो मुस्कुराया। कुछ और भी उसकी खुशी कुछ और बड़ी। हाँ, कुछ और भी। उसने असबात में सर हिलाया। क्या? उसने बेसाख्ता उससे पूछा तो खामोशी से मुस्कुरा दिया। क्या? उसने बच्चों की तरह इसरार किया। वो पहले से ज़्यादा
اسرار انداز میں مسکرایا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے اسی نئے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا تھا۔